आपको आईबीएस क्यों हुआ? आपको ही क्यों? और अभी क्यों? और इससे पहले कि आप कहें कि ये आनुवंशिक है, आपके पास आज भी वही जीन है जो आपके बचपन में थे, लेकिन तब आप वास्तव में बीमार नहीं थे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि आईबीएस के कुछ जीन कैसे सक्रिय हो जाते हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है और सूजन को जल्दी कैसे पलटा जा सकता है। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे कुछ मरीजों ने आईबीएस के मूल कारणों को कैसे पहचाना और लक्षणों को कैसे दूर किया। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड कट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो केवल 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप देखने जा रही हैं, मेरी माइंडकट इम्यूनिटी अकादमी से सीधे ली गई है, जहां आप जैसे लोग यह सीखते हैं कि अपने चिड़चिड़े आंत्र के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। अब मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाऊंगा कि जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी जैसे कि इरिटेबल बाउल हो, तो उसके मूल कारणों की सही पहचान कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें बुरे जीन को सक्रिय करती हैं, इसे अपने अंदर होने से कैसे रोकें और वास्तव में क्या काम करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा कि इरिटेबल बाउल इन्फ्लेमेशन के लिए अपनी योजना बनाते समय किन 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो आईबीएस से जूझ रहे हैं और अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब जब बात आईबीएस के मूल कारणों की आती है, तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि वे बस मान लेते हैं कि खराब जीन ही उनके आईबीएस का कारण है। और आप सोच सकते हैं, अगर जीन ही समस्या है तो मुझे ये समस्याएं पहले क्यों नहीं हुई। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आमतौर पर लोगों के पास ऐसे जीन होते हैं जो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। ये इम्यून रिएक्शन हिस्टामिन से आ सकते हैं, ये ऑटो एंटीबॉडीज से आ सकते हैं, ये भी या टी लिम्फोसाइट से आ सकते हैं, जो कि विशेष प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। और ये सभी मिलकर एक प्रतिक्रिया को और भी मजबूत बना सकते हैं, यानी आपकी कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम समय के साथ ट्रिगर होता है, जिससे सूजन के जरिए धीरे धीरे नुकसान होता है। और असल में सूजन के कारण यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लक्षण कब शुरू हुए या कब इरिटेबल बाउल असल में विकसित हुआ। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी जैसे कि आईबीएस होती है, तो आप यह मान सकते हैं कि या तो आपकी आंतों में या आपके शरीर के किसी और हिस्से में कोई समस्या हो सकती है। आप उन अन्य कारकों पर भी विचार कर सकते हैं जो सूजन को सक्रिय करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप आईबीएस के लिए सही समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो फ्री ट्रेनिंग के लिए साइन अप करना न भूलें, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताऊंगा जिनसे मेरे क्लाइंट्स ने 6 हफ्तों के भीतर ही आईबीएस में स्वास्थ्य पाया है। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ट्रेनिंग एक्सेस कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार होगी। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप शुरुआत करने के लिए अपनी ईमेल आईडी दर्ज करते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसमें खास सिफारिशें दी गई हैं और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों की जो आपकी ही तरह हैं और जिन्होंने अपनी स्थिति को हमेशा के लिए ठीक कर लिया है और अब स्वस्थ हैं। और ये लोग भी आपकी ही तरह आईबीएस से पीड़ित थे, जो अब कह सकते हैं कि वे बीमारी से मुक्त हैं और पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही हैं। इसके साथ एक पूरा एक्शन प्लान भी है, जिससे आप खुद घर पर ही यह सब कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपनी ईमेल डालें और शुरुआत करें। इसे जरूर देखें। अब इस वीडियो को देखें जिसे मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के असली कारणों और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह समझाया है। आइए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जेनेटिक्स को और करीब से देखें, क्योंकि इस पर चर्चा करना जरूरी है। मैंने इस बारे में काफी सोचा कि इस सेक्शन को कोर्स में शामिल करूं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह संदेश से थोड़ा भटका सकता है कि अगर आपके पास कुछ खराब जीन भी हैं, तो भी आप माइंड गट इम्यूनिटी मेथड को अपनाकर उन्हें पार कर सकते हैं। फिर भी मैंने तय किया है कि आपको जेनेटिक्स रिसर्च का थोड़ा सा संदर्भ देना फायदेमंद रहेगा। तो 1990 के दशक में
जब हमारे पास पूरी जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं थी, वैज्ञानिक आईबीएस से जुड़े कुछ ही जीन की पहचान कर पाए थे। अब जब हम पूरे जीनोम का सीक्वेंस कर सकते हैं, तो हमारे पास जेनोम वाइड एसोसिएशन सर्वेस नाम की चीजें हैं, जिनमें हम एक ही बीमारी वाले बड़े समूहों के लोगों को लेते हैं और देखते हैं कि उनके समूह में कौन कौन से म्यूटेशन हैं जो सामान्य आबादी से अलग हैं। यहाँ एक तस्वीर है कि यह कैसा दिखता है, और अगर आपको यह पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत कीजिए। हर डॉट एक जीन क्लस्टर को दर्शाता है जिसमें एक खास जीन वेरिएशन होता है। जब भी किसी बीमारी के लिए कोई खराब जीन वेरिएशन होता है तो डॉट्स इन पंक्तियों में जमा होने लगते हैं। पता चला है कि आईबीएस से जुड़ी कई दर्जन जीनें हैं। जाहिर है मैं इस समय आपसे इन सभी को याद रखने की सलाह नहीं दूंगा। आखिरकार हम इनके लिए टारगेटेड जीन थेरेपीज विकसित करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं वापस इस जेनेटिक्स और इन्फ्लेमेशन के कॉन्सेप्ट मैप पर आना चाहता हूं। हालांकि इरिटेबल बाउल से जुड़ी कई दर्जन मानव जीनें हैं। याद रखिए मैंने कहा था कि ये जीनें चालू या बंद हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं और ट्रिगर्स पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी बात, शरीर की हर कोशिका हर जीन का इस्तेमाल नहीं करती। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आपके पास कहें तो अच्छे जीन हो या बुरे जीन जो सूजन का कारण बनते हैं, वे हमेशा सक्रिय नहीं रहते। आपके पास इन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है, लेकिन आपको जो सीखना है वह है कैसे, और यहीं पर कई डॉक्टर पीछे रह जाते हैं। वे आपको यह नहीं बताते कि कैसे। वे इतनी जल्दी जीन को दोष देकर दवा लिख देते हैं कि वे एक पल के लिए भी यह नहीं सोचते कि शायद कोई तरीका है जिससे जीन को चालू या बंद किया जा सकता है। ठीक है, अब यह बताने का अच्छा समय है कि अब तक हम जिन मानव जीनों की बात कर रहे थे, वे चालू या बंद किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारा शरीर भी अरबों सूक्ष्मजीवों का घर है। इन सूक्ष्मजीवों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, जो सूजन पैदा करने वाले मेटाबोलाइट्स बना सकता है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। और सही संतुलन ही वह है जिसकी हमें तलाश है। यकीन मानिए या नहीं, अगर हम अपने शरीर में मौजूद सभी जीनों का कुल योग लें तो केवल 1% ही वास्तव में मानव है। बाकी 99% बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों से आते हैं, जो ज्यादातर हमारी आंतों और श्वास नलियों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, हो सकता है कि आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब ना हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है कि आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वही आपकी बड़ी समस्या का कारण बन रहा हो। तो जाहिर है आंतों का स्वास्थ्य अब बहुत चर्चा में है, और यही वजह है कि वेलनेस सर्कल्स में इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आंतें ही इम्यून सिस्टम का मुख्य द्वार हैं। सोचिए, अगर आप अपने शरीर में 99% से ज्यादा जेनेटिक विविधता को अपने पक्ष में नियंत्रित कर सकते हैं, तो आपको कितनी बड़ी बढ़त मिलेगी। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने स्वस्थ महसूस नहीं कर पाए, और वो भी सिर्फ कुछ हफ्तों तक मेरे साथ काम करने के बाद। तो यह हासिल किया जा सकता है, और इसके लिए कोई बहुत मुश्किल या जटिल तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। जीनोम सर्वे के अनुसार आईबीएस से जुड़ी दर्जनों जीनें हैं, लेकिन हमें सिर्फ यह देखना है कि इन्हें ट्रिगर क्या करता है। और ये ट्रिगर हैं डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम, यानी ये 5 सबसे बड़े कारण हैं। याद है मैंने शुरुआत में इनका जिक्र किया था। इन पर्यावरणीय ट्रिगर्स को सामूहिक रूप से एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एपी उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा स्थान, क्योंकि एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स को नियंत्रित करता है। असल में जीनेटिक्स नहीं बल्कि एपिजेनेटिक्स ही असली मायने रखता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में सूजन की मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। यह कोर्स इन्हीं 5 मुख्य तत्वों का लाभ उठाने और उन्हें अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि शरीर को ठीक किया जा सके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी सारी मेहनत, समय और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, तो वो इन्हीं 5 चीजों पर है। मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि हमें इरिटेबल बाउल को 3 हिस्सों वाली समस्या के रूप में देखना चाहिए, और हमें अपनी रणनीति को इन तीनों हिस्सों पर केंद्रित करना चाहिए, सिर्फ एक पर नहीं। और अगर आप इन तीनों हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं, तो आपके पास आईबीएस के खुद ब खुद ठीक हो जाने का अच्छा मौका है। जरा इसे देखिए, आंत में 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और यह शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी वजह से इसे दूसरा दिमाग कहा जाता है। यह 1 ट्रिलियन इम्यून कोशिकाओं का भी घर है, जिसका मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम का बड़ा हिस्सा वास्तव में आंत में ही होता है। तो वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका उपयोग करके हम इस धुरी के तीनों हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं?
वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल क्या है जो आप खुद से पूछ सकते हैं? जवाब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वे 5 बड़े एपिजेनेटिक पर्यावरणीय ट्रिगर हैं: डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। ये वही 5 कारक हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। अगर मुझे इन श्रेणियों में प्रतिशत बांटना हो तो मैं कहूंगा कि डाइट लगभग 1/3 है और पाचन भी लगभग 1/3 है। तो मिलाकर ये आधे से ज्यादा प्रभाव डालते हैं, और इसका कारण यह है कि आपकी इम्यून सिस्टम का अधिकांश हिस्सा आपकी आंत में है और आपकी आनुवांशिक विविधता का अधिकांश हिस्सा भी आपकी आंत में ही है, माइक्रोब्स के रूप में। तो आपकी आंत में क्या जाता है, आपकी आंत में क्या रहता है और आपकी आंत से क्या बाहर जाता है, यही सूजन को निर्धारित करता है। बिल्कुल इतना ही सीधा है। बड़े 5 में बाकी श्रेणियां हैं: नींद, तनाव और व्यायाम। मैंने यहाँ एक छठी विविध श्रेणी भी शामिल की है ताकि कुछ स्पष्ट चीजों पर चर्चा की जा सके, जैसे धूम्रपान, दांतों की सफाई और अन्य उलझाने वाले कारक जो स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरी एक क्लाइंट जिसे इम्यून डिजीज थी, उसे पता ही नहीं था कि धूम्रपान उसकी स्थिति को और खराब कर रहा है। मेरे क्लाइंट थे जो फ्लॉस या माउथवॉश नहीं करते थे, उन्हें जोड़ों में दर्द और मुंह में छाले हो गए। मेरे क्लाइंट थे जिन्हें स्लिप एपनिया और कम टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन उन्होंने कभी स्लिप स्टडी करवाई न अपने हार्मोन की जांच करवाई। इसलिए मैंने यहाँ यह छठी विविध श्रेणी शामिल की है ताकि आपको यह याद दिला सकूं कि कोई बहुत स्पष्ट चीज न छूट जाए जो आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकती है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं यह बात अक्सर सुनता हूं, अगर आपको तनाव है तो बहाने मत बनाइए। थोड़ा बहुत तनाव अपने आप में कोई बड़ा नुकसान नहीं करता। इसके प्रभाव सीमित रहते हैं। लेकिन अगर आप तनाव को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर हावी होने देते हैं, जैसे कि यह खराब खाने की आदतों या गलत सोने के पैटर्न की वजह बन जाए, तो फिर यह इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और सूजन का कारण बन सकता है। इसलिए तनाव को खुद पर हावी मत होने दीजिए। यह पूरी गणित का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और आपको माइंडगट इम्यूनिटी मेथड में महारत हासिल करने के लिए इन 5 सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। एक अनुशासित और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बीमारी पर काबू पाने में मदद करेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ, इन 5 ट्रिगर्स में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और IBS पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानू दसारी, माइंडबट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ, और अगली बार फिर मिलेंगे।